हेलो स्टूडेंट। हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 6। इससे पहले हमने 5 अध्याय के बारे में चर्चा कर ली है। 5वां अध्याय हमने शासक और कुछ इमारतों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा अध्याय 6 और ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। जब ये 7th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी तो हम 8th क्लास के इतिहास को हम शुरू करेंगे। तो अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे नगर व्यापारी और शिल्पकार का जीवन किस प्रकार हुआ करता था, क्या क्या काम किया करते थे ये लोग। ये आप इमेज में इस तरीके से देख सकते हैं। ये इमेज है आपकी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यानी कि कोई एक नगर है, विकसित नगर है कोई, ठीक है। अगर कोई विकसित नगर है तो वहाँ कोई एक मान लो कोई विदेशी यात्री आ गया और विदेशी यात्री इस नगर के आने के बारे में क्या क्या सोचेगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके से लोग खा पी रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कैसी मतलब सोच रखता हो अपने दिमाग में दूसरे देश का व्यक्ति, ठीक है नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे नगर किस प्रकार का था और क्या वे एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र था या एक वाणिज्यिक शहर था या एक पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। कहने का मतलब यह है, मैं आपको बताऊं सिंपल सी बातों में। जैसे कुछ नगर जो हैं, क्या पता कोई नगर ऐसा हो जिससे उसमें मंदिर ज़्यादा हो, ठीक। क्या पता कुछ नगर ऐसा हो जिसमें प्रशासनिक का केंद्र ज़्यादा हो, या फिर कोई वाणिज्य शहर हो, या फिर कोई बंदरगाह नगर हो जिसमें माल आता जाता था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर के साथ साथ क्या हो, जो उसके केंद्र प्रशासनिक केंद्र भी हों। सपोज करो कि एग्जाम्पल ऐसे मान लो, जैसे आपको एक अयोध्या को ले लो, ठीक है। तो अयोध्या में क्या आपका जो आपका एक केंद्र भी है जो इसके हिसाब से है, जो आपका है प्रशासन, ठीक है, प्रशासन के हिसाब से केंद्र भी है और वहाँ पर मंदिरों का निर्माण भी ज़्यादा हुआ है अयोध्या में। तो इस हिसाब से हम आकांक्षाएं रख सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया कि कौन कौन से कार्यकलाप और केंद्र भी हो सकते हैं। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ये एक चित्र है, इस चित्र में आप देख के बता सकते हैं। जैसे मान लिया वृंदावन में मंदिर है, ठीक, मथुरा के पास है वृंदावन। अजमेर में कुछ मंदिर हैं और पुष्कर में भी हैं, ठीक। ये आपका अहमदाबाद है, सूरत है, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, या फिर कृष्णा नदी है, हम्पी में मंदिर हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मंदिर के हिसाब से कुछ केंद्र विकसित किए गए थे उस हिसाब के टाइम से आपको। अब हम देख रहे थे प्रशासनिक केंद्र के बारे में। प्रशासनिक केंद्र के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, ठीक है, तंजावुर जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चलते हैं। तो चोल का जो साम्राज्य है उसके बारे में हम देखते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राज राजा चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। तो राजराज चोल ने मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर मंदिर। उस मंदिर में घंटियां बजती हैं, ठीक। लोग नगर के वास्तुकार के कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। यानी कि इसके जो वास्तुकार हैं राजराजेश्वर मंदिर के, वो कौन होंगे, उसके वास्तुकार है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इस मंदिर को डिजाइन किया गया कि लोग उसकी उसकी प्रशंसा इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि मानो रोक ही नहीं रहे। उनकी प्रशंसा कितनी जितनी भी की जाए उतनी कमी कम है। इतने खूबसूरत तरीके से ये राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। तो वास्तुकार का नाम कैसे पता चल गया, क्योंकि उसने क्या करा, जब मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने अपना नाम भी इस पर लिख दिया। तो पता चल गया कि ये मंदिर किसने बनवाया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित करवाया। जो लोग यहाँ पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल भी हैं। मंदिर तो है ही है, इसके अलावा एक राजमहल भी हैं जिनमें मंडप बने होते थे और इन मंडपों में राजा लोग बैठते थे और एक दरबार लगता था और न्याय किया करते थे। तो इस राजमहल में जिनमें कई मंडप बने हुए हैं, राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है।
तो इस नगरों में अनाज भी हैं, मसाले भी हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं, आभूषण भी बिक रहे हैं नगर में। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। जो जल की हमें आवश्यकता पड़ेगी नगर में, तो वो आपके कुओं से और तालाबों से इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के कार्य बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उच्चतम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सूती वस्त्र भी कपड़े बन रहे हैं, कांसे की मूर्तियां भी बन रही हैं, कुछ सुंदर दीप भी बन रहे हैं यहाँ पर। अब हम मंदिर और नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। तंजावुर, ठीक। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर मंदिर है तो उसके आसपास काफ़ी जनता निवास कर रही है, काफ़ी जनता उसमें बस गई है आसपास, तो एक नगर का भी प्रमाण बन जाता है कि यहाँ पर नगरीय व्यवस्था की व्यवस्था हो गई। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक हों विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। यानी मंदिर इसलिए बनाते थे कि वहाँ पर बैठ कर के आप पूजा पाठ कर सकें, अपने भाव को प्रकट सकें या मनोकामना मांग सकें, इसलिए देवी देवताओं की प्रतिमा रखकर और भक्ति भाव कर सकें, ठीक है। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, यानी कि मंदिर बनवाने के लिए भूमि दान में दे दी कि यहाँ पर मंदिर बनवा दो, ठीक। कुछ धन वगैरह भी दिया करते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। और इन मंदिरों से जो भी आय होती थी उनसे धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह भी किए जाते थे। और तीर्थयात्री तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। यानी कि इन मंदिरों में जो भी तीर्थयात्री आया करते थे, जो पुरोहित आया करते थे, तो वहाँ पर क्या भंडारण वगैरह चलता था। आप देखते हैं आज भी भंडारण चलता है, ठीक है, भोजन कराया जाता था। और आपका पर्वोत्सव मनाए जाते थे, यानी उत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शन शास्त्री भी दान दक्षिणा भी दिया करते थे। और मंदिर में जो दर्शन करने आते थे वो भी चढ़ावा दिया करते थे। जो मंदिर में आप जाते हैं तो कुछ दान वगैरह आप वो जो पेटी रखी होती है, गुल्लक रखी होती है, उसमें दान दक्षिणा भी दिया करते थे उस समय के लोग, ठीक है। ये प्रथा आज भी है। अभी एक मूर्ति है, किसकी, कांसे की बनी हुई ये मूर्ति है, कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। तो इस नाग को काबू कर रहे हैं ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नाग रहा, इस नाग को काबू कर रहे हैं, ठीक है। विष्णु की मूर्ति है, इसको काबू करते हुए दिखाया गया है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबा और टिन के मेल से बनती है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन, यानी कि रांगे के मेल से हमें कांसा बनता है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्ति अध्याय 2 देखें। लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। यानी कि चोल काल में बात करें तो तांबे की नहीं बल्कि कांसे की मूर्तियां ज़्यादा बनती थी चोल काल में। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसी चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उससे से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। यानी कि एक फर्मा बना लिया जाता था, ठीक है ना। फर्मा, एक फर्मा था, उस फर्मे में मोम को डाला जाता था। उस मोम को डालने के बाद उस फर्मे में इसकी आकृति बन जाती थी। जब वो ठंडी हो गई तो फर्मा निकाल के इसका मूर्ति का आकार बन जाता था, ठीक है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे। शनि शनि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शन शास्त्री एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। यानी कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वे भी मंदिरों में पैसा लगाते थे और कुछ दर्शन लोग आते थे, कुछ तीर्थ यात्री आते थे, वे भी मंदिरों का काम कराने के लिए उसके आसपास बस गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन,
भीलसा या बिदिशा और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर हैं। दक्षिण भारत में बेसिकली ज़्यादा मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो तीर्थ स्थल थे वो भी धीरे धीरे क्या नगर बस गए, क्योंकि वहाँ पर लोग रहने लगे ज़्यादातर। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में भी सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक से अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। तो कितनी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उसके दर्शन शास्त्री एवं श्रद्धालु सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर भी है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री यहाँ पर आते रहे हैं। छोटे नगरों का संचाल की यदि बात करें, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। यानी कि जो छोटे छोटे जो आपके नगर थे उन नगरों को हम बोलते थे संजाल। ये छोटे छोटे जो नगर बस रहे थे उनको बोलते थे संजाल, और ये छोटे छोटे नगर फिर क्या होगा, बड़े बड़े गांव में बदल जाएंगे। ठीक है, नहीं, बड़े बड़े गांव में बदल जाएंगे और इन्हीं गांव में फिर दुकानें लगेंगी, बाजार लगेंगे। फिर इसमें कुम्हार, कोई शक्कर बेचने वाला, कोई ताड़े बनाने वाला, कोई लोहार है, तो इन तरीके के लोग यहाँ पर अपनी बाजार वगैरह लगाया करेंगे। ठीक है नहीं, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे, इन बाजारों में अपना सामान बेचने के लिए लाते थे। उनमें जो था, ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। ठीक, जो दुकान और बाजार लगते थे उन्हें हम बोलते थे हाट। इस हाट पर दुकानें और बाजार लगाया करते थे। इसके अलावा जो थी भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वाले, सुनहारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलावा अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। ठीक, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। जैसे फेरी वाले आते हैं, जैसे आप देखते हैं कि गांव गांव घूमकर सामान बेचते हैं। कुछ लोग वो होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे कि स्थायी रूप से अपनी दुकान बना ली तो वहाँ पर अपना सामान बेच रहे हैं। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो एक आप देख लेते हैं, एक चित्र है, ये बाजार का एक नमूना एक बनाया गया है। ये बाजार लग रही है, बाजार आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये लोग व्यापारी वगैरह आए हैं तो सामान खरीदना है बेचने के लिए। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। कहने का मतलब यह है, जब ये बाजार लगते थे तो कुछ जो जैसे जमींदार हो गए, मोटे लोग हो गए, तो इसके आसपास क्या बना लेता था, किले बना लेता था, किले। ठीक, किला बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियां शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यक्ति द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख हम अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। जैसे मान लो बाजार वगैरह लग रही है तो उसके चारों तरफ क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। ठीक, चारों तरफ किलेबंदी कर दी और इन वस्तु पर जो व्यापार हो रहा है इस पर क्या टैक्स लगा दिया। ठीक, टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। इन करों को जो मंदिर के स्थानीय लोग थे वो लोग उनको इकट्ठा किया करते थे और अपने काम में उनको लगा लगा लिया करते थे। इनका उल्लेख हमें किससे मिलता है? अभिलेखों के माध्यम से हमें इनका उल्लेख मिलता है। ये आप कारीगर का चित्र देख सकते हैं, किस तरीके से अपनी कलाकारी से इसको डिजाइन दे रहा है। ठीक है, छनी हथौड़े से। बाजारों पर कर की यदि हम बात करें, ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा जो व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसबकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। यानी कि टैक्स, इन चीज़ों पर भी टैक्स लगता था। जैसे आपका शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, यानी खाने पीने की जो भी चीज़ आपकी चीज़ हो गई उन पर टैक्स लगता था। और जो व्यापारी कोई चीज़ बेचने आते थे, तो जो कोई पशु बेचने आते थे तो उन पर भी टैक्स लगता था।
जैसे बाज़ार में आप देख लेते हैं, कोई जानवर बेचना आता है तो उसकी एक पर्ची कटती है नहीं टैक्स के रूप में। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। आज बाज़ार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता था, भी किस प्रकार कर वसूल किए जाते थे और इनका प्रयोग किस काम के लिए होता था। तो आज भी जैसे कोई पशु वगैरह बेचना आते हैं तो इसके लिए भी क्या पर्ची कटती थी, एक टैक्स हो गया वो भी। बड़े और छोटे व्यापारी की यदि हम बात करें, कुछ बड़े व्यापारी, कुछ छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। कुछ व्यापारी, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी जो विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपना संघ बनाते थे। कुछ व्यापारी ऐसे होते थे जो घोड़ों के व्यापारी होते थे, ठीक है नहीं, और अपना संघ बनाते थे। और जिनका एक क्या मुखिया होता था और वे मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के लिए इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था, घोड़े खरीदने के लिए, जो घोड़ों के व्यापारी होते थे, ठीक है। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, ताकि हम पे कोई हमला भी नहीं कर दे। इसलिए आप वो संग बनाकर चलते थे, क्योंकि जंगलों से उस समय गुजरना पड़ता था। और अपने हितों की रक्षा के लिए वे संघ यानी गिल्ड बनाते थे। संघ का मतलब हो गया गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम। कौन सा? मणिग्रामम और नाना देशी संघ थे। ये क्या? दो संघ हैं। इस दो संघ को आप याद रखना। 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में दो संघ हैं। एक है मणिग्रामम, ठीक है, मणिग्रामम, और दूसरा संघ है नाना देशी, ठीक है नहीं, नाना देशी, दो संघ हैं ये। इनके अलावा जो है आपका चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। कौन थे? चेट्टियार, मारवाड़ी, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नील बर्तन और चांदी लाते थे। बेसिकली आपने देखा होगा जब यहाँ पर वास्को डी गामा आया था, या आपको ठीक है पश्चिमी तट हो गया, ठीक, पश्चिमी तट, यहाँ पर वास्को डी गामा आया था तो यहाँ से काली मिर्च वगैरह ले गया था, ठीक है। तो वहाँ से कुछ जैसे सोने की चीज़ें, कुछ चीज़ें आती थी, तो इस तरीके से आयात निर्यात हुआ करता था। बात करें पश्चिमी तट के सागरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और ये लोग यहीं बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, ठीक है नहीं। तो जो मसाले जो थे और कपड़े जो थे वो कौन? इतालवी व्यापारी खरीदते थे इन भारतीयों से, और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुँचाते थे। कहाँ पर? यूरोप के बाजार में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो काली मिर्च, जो मसाले जाते थे, वहाँ पर इसको काला सोना के नाम से बोला जाता था, जो हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च हो गया, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच ले आई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे यूरोप में ये चीज़ ले गए तो यूरोप वालियों ने सोचा कि भारत में कितना मसाला और सूती कपड़ा है, कितना उम्दा, क्यों ना हम भारत में जाके व्यापार किया जाए। इस तरीके की रणनीति यूरोप के लोग अपना रहे थे। अब काबुल के बारे में हम देख लेते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता होता था। किससे? काबुल और किससे? आपका कंधार से, ठीक है। यहाँ पर रेशम का व्यापार हुआ करता था। ये भी रेशम के लिए जुड़ गए थे। बेसिकली रेशम की जो शुरुआत है वो 7,000 साल पहले कहाँ से? चीन से मानी जाती है, और चीन ने इसको कई हजार सालों से गुप्त रखा। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था सब में जो है क्या, फैल गई धीरे धीरे। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागरों जो बैप्टिस्टे टेबर्नियन ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम मानी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे, गुलाम, ठीक है।
जैसे आपने गुलाम देखा जो काम करते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐसे गुलाम भी खरीदने के लिए लाए जाते थे जो अपनी ज़रूरतों के लिए रखते थे, ठीक। अब शिल्प की बात कर लेते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे एवं चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का काम ही बीदरी पड़ गया, ठीक। कहाँ पर? बीदर के लोग। बीदर के लोग तांबा और चांदी में जड़ाई, ये जैसे मान लिया कोई ये चीज़ें जो किस तरीके से इसकी जड़ाई की गई है, डिज़ाइन वगैरह डाले गए हैं, तो ये इतने अपने कलाकारी में इतने माहिर थे कि इनका नाम ही क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया, ठीक। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इन इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कौन? बीदर के लोग। बीदर के लोग शिल्पकार जो थे, वो जैसे भवन हो गया, तालाब हो गया, जलाशय हो गया, इनके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। बहुत अच्छी तरीके से इनमें डिज़ाइन डाला करते थे ये लोग। इसी प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे। कौन? सालियार और केकोलार, ठीक। और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषता की आवश्यकता होती थी। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण किया गया है। तो एक मोमबत्ती दान है, इस पे काला आवरण किया गया है और इस पे कुछ डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। ये बीदर के लोग बनाया करते थे। उनकी ये कलाकारी है इसको बनाने में। अब ये एक शॉल का बॉर्डर भी आप देख देख सकते हैं। ये शॉल है, किस तरीके से इनमें कलाकारी की गई है। एक शॉल का इन्होंने बॉर्डर बनाया गया है उस समय के लोगों ने। शहरों के बदलते हुए भाग्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें, कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारियों केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ये 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी का बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ जो आपकी प्रतियोगिता में टिक ना सके। यानी ये जो अहमदाबाद गुजरात था, तो वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। और वैसे भी जो तंजावुर था, वो भी एक व्यापारी केंद्र था, लेकिन वे नगर पहले की अपेक्षा विस्तार उसका ज़्यादा नहीं हो पाया और वो सिकुड़ गया। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हो गया और उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन गया। कौन? मुर्शिदाबाद, ठीक है। लेकिन कुछ शताब्दी बाद इनका सितारा डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? क्योंकि वहाँ जो बुनकर थे, इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए और उन्होंने सस्ता कपड़ा बेचा इन लोगों ने, तो ताकि ये लोग बिल्कुल टिक ना सके इनके सामने। अब हम्पी और मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र देखें। हम्पी जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। मसूलीपट्टनम और सूरत, सूरत कहाँ पर? गुजरात। नज़दीक से एक नज़र यदि हम चर्चा करें इसके बारे में, चित्र 6 में हम देखें, हम्पी के आहते हुई टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। ये हम्पी की दीवार है, आप देख सकते हैं। हम्पी, मान लीजिए हम्पी की क्या पूरी दीवार हुआ करती थी, लेकिन ये दीवार क्या टूट गई। जब ये टूट गई तो यहाँ पर हम्पी का रथ आपको दिखाई देने लगा, ठीक है। अब इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर की बात करें तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कहाँ पर? जो आपकी कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी, इनके बीच स्थित है। ये नगर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, यानी चारों तरफ से बाउंड्री जो थी। किले की दीवार के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाली मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी कि जो ये दीवार बनाई गई थी, इन दीवार में किसी भी ना कोई गारा था, ना कोई चूना था, ना कोई सीमेंट था। इसको जोड़ने के लिए जो बड़े-बड़े पत्थर हुए थे, शिलाखंडों को आपस में जोड़कर उनको फंसाकर इन दीवारों को बनाया गया था। एक किलेबंद यदि हम नगर की बात करें, एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने 16वीं शताब्दी में हमारी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। पुर्तगाली यात्री भारत आया था, कब? 16वीं शताब्दी में। इस पुर्तगाली यात्री ने हमारे हम्पी को देखा और उसने इसका वर्णन किया। किस प्रकार से किया?
गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है, जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? हम्पी की वास्तुकला की यदि बात करें, विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। गुंबद आप समझ के गोल गुंबद, ठीक, और मेहराब इस तरीके से मेहराब हुआ करता था, गेट टाइप का चौखट विंडो जो होती थी जिसमें एंट्री करते थे, ये मेहराब हो गई आपकी। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने स्मृति काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरो यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियारों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। यानी कि हम्पी में जो था आपके जो चेट्टियार मुसलमान थे, वो पुर्तगाली थे। इन जैसे व्यापारियों का समूह लगा रहता था हम्पी के बाज़ारों में। और कुछ ये लोगों ने ऐसा कहा कि हम्पी के बाज़ारों में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, जो संपूर्ण विश्व की, पूरी दुनिया की जो भी चीज़ है, वो हम्पी में आके ज़रूर मिलेगी। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, हम्पी के विट्ठल के पत्थर का एक रथ बना हुआ है। ये आप रथ देख सकते हैं। इसके पत्थर का बना हुआ ये एक रथ है हम्पी में। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। वो देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा परिजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महान नवमी मंच को खोज निकाला, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से जो उपहार है और जो भी आपके जो उपहार और नजराना वगैरह जो भी होता था, वो लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्षिण के सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। इनसे इनकी लड़ाई हुई, गोलकुंडा के जो सुरदार थे, इनसे हम्पी का विनाश हो गया। अब कुछ हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है नहीं? पश्चिमी घाट में सूरत, ठीक है ना? सूरत सूरत कहाँ पर आपका? गुजरात में स्थित है। उसकी हम चर्चा करते हैं। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। कहाँ पर? जो सूरत था, जो कहाँ पर? खंबात की खाड़ी माना जाता है। ये आपकी इस तरीके से, ये आपकी कौन सी खंबात की खाड़ी हो गई, यहाँ की बात हो रही है। सूरत को होर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। कहाँ से? सूरत बंदरगाह से। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न-भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। इसने कहा कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा जहाज भी रह सकते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है नहीं? इतना बड़ा ये क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी व्यापारी आते, चाहे वो पुर्तगाली हों, डच हों, अंग्रेज हों, वो इसी सूरत बंदरगाह पर आते थे और यहीं पर इन्होंने क्या, फैक्ट्री की भी स्थापना की थी यहाँ पर लगाने के लिए। ठीक। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के जो वस्त्र थे अपने सुनहरे गोटा, किनारियाँ, जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीकी और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य लोग मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी-बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थीं। सूरत में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थीं और लोग यहाँ पर माल खरीदने के लिए आते थे और उनके रुकने के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था थी। सूरत
से जारी की गई हुंडियों को दूर-दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एडinburgh के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके अलावा कई कारण थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाज़ारों बाज़ारों तथा उत्पादन की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो समय-समय पर लोग आए, काफ़ी व्यापार हुआ करता था, लेकिन लोगों ने आकर वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। जैसे अंग्रेज़ों ने अपनी वहाँ पर सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, इससे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित की, इससे पहले डचों ने स्थापित की। तो इस पर सूरत पर क्या है, समय-समय पर अलग-अलग लोगों ने अपना कंट्रोल स्थापित किया था, इस सूरत बंदरगाह को। जोखिम भरा दौर। मसूलीपट्टनम के लिए क्या चुनौती थी? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं शताब्दी में ये भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। जैसे हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। किन्होंने? हॉलैंड के जो लोग थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने मसूलीपट्टनम पर अधिकार करने के लिए प्रयास किया था, इन दोनों ने। क्योंकि मसूलीपट्टनम में ही अपनी क्या फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, इसलिए। क्योंकि तब तक भी आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब एक छोटी चर्चा कर लेते हैं मछुआरों का एक गरीब नगर की यदि हम बात करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथबल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। मसूलीपट्टनम के बारे में एक अंग्रेज हैं जिसका नाम था विलियम मैथबल्ड, ठीक। विलियम मैथबल्ड ने क्या बताया है, ये गोलकुंडा का मुख्य पत्तन यानी बंदरगाह है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यहाँ एक छोटा सा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तकनीकों से बना हुआ है। ना ही ये अच्छी जगह स्थित है, इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले ये एक गरीब मछुआरे का नगर था, जो आगे चलकर यह जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे यहाँ हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते-जाते रहे, ये उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेज़ और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियाँ बसाने का निर्णय क्यों लिया था? इसके बारे में आप चर्चा करें। गुमास्ता किसे कहते हैं? गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी। ईस्ट इंडिया ने जो व्यापारी नियुक्त किया था, उसको बोलते हैं गुमास्ता। गोलकुंडा का था कुतुबशाही। शासकों ने कपड़े, मसाले और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया, जिससे कि वे वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कमेटी, चटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, होलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। किसने? मीर जुमला ने जो हॉलैंड थे, ब्रिटिश इंड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको आपस में भिड़ा दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह था औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 और 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और औरंगजेब के टाइम की पीरियड की ये बात है। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि जो व्यापारी केंद्र थे, इस औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब जो व्यापारी कंपनी थी, वो सोचते हैं कि यार ये तो मिल गया, कोई एक नई जगह देखते हैं व्यापार के लिए। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास, जब वर्तमान में इसका नाम है चेन्नई, चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया, और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। यानी कंपनी के जो लोग हैं, ये कंपनी के लोग कहाँ पर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर चले गए, ठीक, व्यापार करने के लिए। तब मसूलीपट्टनम में व्यापार करने के लिए कोई व्यवस्था रही नहीं, ठीक है। तो एक वो फिर क्या, जीर्ण नगर बन गया और कुछ नहीं हुआ। पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग आए थे, लेकिन औरंगजेब ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, मसूलीपट्टनम को।
तो अब यहाँ पर कोई व्यापार का केंद्र नहीं रहा। नए नगर और व्यापारी के बारे में हम यदि चर्चा करें, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारियों उद्देश्य से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। कब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोप के देश थे, वो खोज के लिए देख रहे थे कि कहाँ पर किस चीज़ की खोज की जाए जिससे हमें क्या लाभ हो सके। मसाले और कपड़ों की खोज से जुटे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि अंग्रेज, हॉलैंडवासी और जो फ्रांसीसी थे, ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी जो नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, यानी कि यूरोप की जो कंपनी थी, इस यूरोप की कंपनी ने जो भारत में मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरजी बोरा जो भारतीय व्यापारी थे, इनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, इनसे मुकाबला किया और इन यूरोपियों ने क्या करा, जो समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और जो भारतीय व्यापारी थे, इनको सिर्फ एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया यूरोपीय लोगों ने। जिससे क्या हुआ, उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जीवन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि जिन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। यानी कि जो भी आप कपड़ा बनाएंगे, वो डिमांड के हिसाब से बनाएंगे। कितनी डिमांड, यानी 1000 कपड़ा बनाने की डिमांड दी है और उसमें कौन सा डिजाइन दिया जाएगा, उसी डिजाइन और उसी मांग के आधार पर आपको कपड़ा बनाना होगा। ये एक मांग निर्धारित कर दी कंपनी के एजेंटों ने। इस तरीके से काम हुआ। फिर 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। कब? 18वीं शताब्दी में कौन? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय व्यापारियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियां में अपना आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। यानी कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ और इस मद्रास में जो शासक थे, जो गोरे शासक यानी जो अंग्रेज थे, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा, मद्रास में किला बनाया अपने रहने के लिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया अपने रहने के लिए, बढ़िया बढ़िया। कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की अपनी कोठियाँ बनाई इन्होंने अपने रहने के लिए। और जो लोग ये काम किया करते थे, उनको कहाँ पर? ब्लैक टाउन्स में स्थापित कर दिया। ठीक, इनकी देखरेख के लिए यहाँ पर ब्लैक टाउन्स में इनको स्थापित कर दिया। अगर बात करें तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क, ये बम्बई की एक सड़क है। कब? 19वीं शताब्दी की ये बात है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से किस तरीके से लोग, ये आपकी क्या बना रखी है? पालकी बना रखी है। ठीक, इस पालकी में बैठकर लोग आया जाया करते थे और ये लोग इसको उठाकर लेके जाते थे पालकी में। यदि बात करें हम वास्को डी गामा की, जो वास्को डी गामा कौन था? जो कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। और खोज करने के लिए वास्को डी गामा भारत की ने खोज की थी। और कहाँ पर आया था? कालीकट पर आया था ये। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर्स कोलंबस की यदि बात करें, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप होप गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। ठीक, कहाँ पर पहुंचा? केप होप गुड होप, यानी कि अफ्रीका में एक जगह है यहाँ पर, केप ऑफ गुड होप।
यहाँ पर यहाँ इससे पहले कौन, पेड्रो अल्बस cabral यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन यहाँ से वापस चला गया था ये। फिर पुर्तगाली वास्को डी गामा आया। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा, यानी कि 1 साल लगा। जब वे 1498 में कालीकट पहुँचा और अगले साल वे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। तो कालीकट पहुँचा, कालीकट के बाद फिर वे अपनी राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज़ नष्ट हो गए और 2 ही बचे, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित रहे, बाकी मर गए। इस प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, और उसके बाद जो अंग्रेज, पोलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वे भी लोग आते गए। ये वास्को डी गामा का चित्र है। यानी वास्को डी गामा इस भारत में आने के बाद कहाँ पर आया, ये कालीकट में आया। कालीकट में, कालीकट में राजा था यहाँ पर जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया बहुत शानदार तरीके से, और यहाँ से क्या है, काली मिर्च वगैरह ले गया था। काली मिर्च इनने यूरोप में जाकर बेचा, जिससे 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी 1 रुपये की चीज़ 60 रुपये की बेची। तो इनने सोचा कि यहाँ पर व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र है, कि यहाँ पर क्या व्यापार किया जाए। तो लेकिन सफ़र इतना कठिन था कि जहाज़ से सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ टाइम व्यापार इनने किया, लेकिन उसके बाद में जो अंग्रेज़ थे, जो हॉलैंडवासी थे, उनको भनक लग गई कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं, तो ये भी फिर धीरे-धीरे व्यापार करेंगे। भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुँचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूँकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वे पश्चिम की ओर से भी भारत पहुँच सकता है। वे 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुँच गया। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ गया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते-जाते रहे, और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े-बड़े भागों को अपना कब्जे में कर लिया, और अक्सर उन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। कौन? वेस्ट इंडीज़। तो इनने जो खोज की थी वो कहाँ पर पहुँच गए ये वहाँ पर पहुँच गए, जो अमेरिका का क्षेत्र था, दक्षिणी अमेरिका का। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है? ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, और इस चैप्टर के बाद आपका फिर अगला चैप्टर शुरू होगा, और फिर हम उसमें अगला चैप्टर जो है कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में।